हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन बोस में। सो फाइनली आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी की बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 5, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम देखेंगे यार कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो बहुत ही मज़ा आने वाली है। सीधा हम इस चैप्टर को चालू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यार। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आपने आखिरी मूवी कौन सी देखी थी, क्या वो आपको याद है तो बताइए। हम सबको हमारी आखिरी मूवी याद होती है, हालांकि मुझे मूवी देखने का इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे याद नहीं होगी, लेकिन आपको ज़रूर याद होगी। अब आपको अगर मैं उस मूवी के बारे में पूछता हूँ तो आपको उसकी मूवी के हीरो हीरोइन के बारे में सब पता होगा, उनका नाम पता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि यार जिसने साउंड और लाइट का जो काम किया था, जो साउंड एंड लाइट टेक्नीशियन था, उनका क्या नाम था, मेकअप आर्टिस्ट का क्या नाम था, कोरियोग्राफर का क्या नाम था, तो क्या आपको याद होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे बोल दूं जैसे कारपेंटर जो वहाँ पर सेट्स बनाने में काम कर रहे थे, क्या उनका नाम आपको पता है? ऐसे लोगों को क्रेडिट्स भी नहीं दिया जाता है। तो ओवरऑल हमको पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हम देख रहे हैं तो उसके बारे में हमको सब पता हो कि यार इसके पीछे काम किस किसने किया, क्या क्या किया है। हमें कुछ गिने चुने लोगों के बारे में मालूम चलता है। लेकिन अगर हम सच्चाई देखें तो इन्हीं की वजह से मूवी बन पाती है, फिल्म्स बन पाती हैं। अगर इन लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक्टर्स से कुछ नहीं होता है, बहुत बड़े लोगों का यहाँ पर रोल होता है। तो अगर हम अपनी बात करें तो भाई बॉलीवुड आपके लिए और मेरे लिए एक ड्रीम जैसा होगा कि हमारा एक प्लेस ऑफ ड्रीम है ये। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर काम करते हैं, जहाँ से उनकी रोजी रोटी वो कमाते हैं। तो अगर यहाँ के हम बात करें यहाँ की इंडस्ट्री के वर्कर की, तो जैसा हर जगह होता है, यहाँ पर भी इन लोग एक यूनियन के पार्ट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे डांसर हो गए, वहाँ के हमारे स्टंट आर्टिस्ट हो गए, जो वहाँ पर एक्स्ट्रा लोग जो काम करते हैं, ये सब एक जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के मेंबर है। नहीं है तो और क्या है, मतलब कुल मिला के इनका भी एक एसोसिएशन चलता है भाई। ये लोग पर्टिकुलर एक कोई काम कर रहे हैं तो इनके भी ग्रुप फॉर्म होते हैं। एक ऐसे एसोसिएशन में काम करते हैं जहाँ की मेनली सिंपल सी डिमांड्स रहती हैं, जैसे कि भाई 8 आवर्स का शिफ्ट होना चाहिए, प्रॉपर वेजेस इन्हें मिलना चाहिए और सेफ वर्किंग कंडीशंस इन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ओवरऑल हमको ये इंट्रोडक्शन का स्टार्ट में पता चलता है। फिर इसके बाद भाई यहाँ पर देखने की बात आती है कि अब ये प्रोडक्ट जो होते हैं इंडस्ट्री के, इनकी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कैसे होती है। तो सिंपल होता है यार, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, सिनेमा के द्वारा करवाई जाती है। जो हॉल होते हैं सिनेमा हॉल, वहाँ से करवाते हैं। फिर शॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ फॉर्म ऑफ म्यूजिक कैसेट्स और वीडियो के फॉर्म में करा दिया जाता है। तो ओवरऑल ऐसे एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग होती है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो लोग एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, बाकी कोई भी इंडस्ट्री ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग वहीं रहते हैं। सिंपल सी बात है यार, अगर कोई एक सिटी है, वहाँ पर एक कहीं पर भी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, भले ही वो अलग अलग लेवल का काम कर रहे हो, लेकिन रह तो वहीं कहीं रहे होंगे ना वो, तभी तो वहाँ काम करने वो आ रहे हैं। तो सिंपल सी ये बात है कि भाई सेम सिटी में रहते हैं, लेकिन वो कितना कमाते हैं और वो कौन है, वो क्या काम करता है, इसकी वजह से उनका बहुत एक अलग सा सिनेरियो सबका हो जाता है। मतलब उनकी लाइफ स्टाइल पूरी अलग हो जाएगी, वो क्या काम कर रहे हैं वो पूरा अलग हो जाएगा, कैसे वो रह रहे हैं वो पूरा अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, फिल्म स्टार्स और टेक्सटाइल हमारे मिल ओनर्स जो हैं, वो जुहू जैसी प्लेस में रहते हैं। लेकिन अगर हम उन लोगों की बात करते हैं जो छोटे मोटे लोग हैं, जैसे टेक्सटाइल वर्कर हो गए या जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, मतलब जो इतने फेमस नहीं है, उन लोग गिरंग गाँव जैसी जगहों पर रहते हैं। तो ओवरऑल ऐसे अलग अलग नाम मालूम चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 स्टार होटल में जाके जापानीज सुशी खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोड साइड में कोई भी ठेले से वड़ा पाव खा लेते हैं। तो ओवरऑल सबकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज होती है। मतलब कुल मिलाकर अगर हम यहाँ बॉम्बे की बात करते हैं, जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो डिवाइड हो चुके हैं। वो कैसे रह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं और उनके क्लोथ कितना कॉस्ट करते हैं। मतलब कुल मिलाकर उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो गई उनकी वर्क की वजह से, और उनका जितना भी एक पूरा एटमॉस्फेयर रहता है उसकी वजह से ये होता है। लेकिन इन लोग एक चीज़ से यूनाइटेड हैं, वो ये है कि यहाँ पर इन लोग मूवी देखते हैं, सब लोग सब मैचेस देखते हैं। मतलब भले ही अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो कि एक कर रखती हैं। फिल्म्स हो गई, क्रिकेट मैचेस हो गए, ये पूरा एक है। फिर साथ ही साथ नेगेटिव साइड देख ले तो भाई इन सबको एयर पोल्यूशन के उससे सफ़र करना पड़ता है। जितना एयर पोल्यूशन हो रहा है वो तो सबके लिए हो रहा है। साथ ही जितने भी लोग हैं इन सबकी यही उम्मीद होती है कि इनके बच्चे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें। इनके एस्पिरेशन अपने चिल्ड्रनों के लिए यही रहती है कि उन लोग आगे बढ़ें। तो ओवरऑल कुछ चीज़ ऐसी जो हमें सिमिलर भी देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि लोग कहाँ और कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके क्या काम वो कर रहे हैं, किस काइंड की उनकी जॉब है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के समय में, ये जानने के लिए कि आखिर उन लोग हैं कौन। इसका सिंपल यही है, इस चैप्टर में हम देखेंगे भाई जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए या फिर अब जो नए तरीके के वर्क डेवलप हुए, जो अवेलेबल हुए हैं, उससे सोशल रिलेशन में हमको क्या अंतर देखने को मिलता है। और अगर दूसरा हाथ में हम बात करें तो भाई जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन, हम सोशलॉजी की बात करें, इनकी ना बात करें, ऐसा कैसे हो सकता है। जो कास्ट, किनशिप, नेटवर्क, जेंडर, रिलीजन हो गए, ये भी देखेंगे हम कि कैसे इन्फ्लुएंस
करते हैं बाकी चीज़ों को, जिस तरीके से मार्केटिंग होती है और या चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, वर्क ऑर्गेनाइज होता है, ये पूरा हम इसमें देखेंगे। ये एक बहुत मेजर एरिया रहेगा हमारे सोशियोलॉजिस्ट के रिसर्च का, तो उसका पूरा हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा चालू करते हैं। फिर इसके बाद बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि क्यों बार बार हमें विमेन से कुछ सर्टेन जॉब्स में देखने को मिलती हैं, जैसे कि नर्सिंग की जॉब हो गई या टीचिंग की जॉब हो गई, क्यों हमें इंजीनियरिंग वाले सेक्टर में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर हमारी सोसाइटी सोचती है ऐसे कि यार विमेन के लिए सिर्फ यही काम सूट करता है, कि उन्हें जितनी भी नर्सिंग का काम होता है, केयरिंग का काम होता है, सिर्फ यही करना चाहिए, बाकी जॉब उनके लिए नहीं है। मतलब जो भी जॉब हमें ऐसा लगता है कि टफ या मस्कुलाइन है, ये विमेन के लिए नहीं बनी है। तो कुछ ये क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो नर्सिंग का काम होता है वो फिजिकली मच हार्डर होता है एक इंजीनियर के काम से जो एक ब्रिज की डिज़ाइन बना रहा है। तो ओवरऑल ऐसी कुछ बातें आती हैं, मतलब हम अपनी दोगली बातों में फंसते हैं सोसाइटी हमारी, मतलब हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं सोच एक जगह पर जाके अटक जाती है। इसके बाद ओवरऑल अगर हम देखें जाए सोच के पीछे बहुत सारे रीज़न है जो हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि अपने आप ऐसे डेवलप हो गई है। कुछ सोसाइटी के पैटर्न होते हैं जो इन चीज़ों को डेवलप कर देते हैं। इसके बाद एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, आपने शायद इसको नोटिस किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन कभी भी अगर हम देखेंगे कि कोई भी एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं कॉफ़ी की, तो अगर वो एडवर्टीजमेंट इंडिया की हो रही है ना, तो आप यहाँ देखेंगे कि साथ में हमेशा 2 कप रखे होंगे, कभी भी एक कप आपको एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखेगा। इसका रीज़न क्या है? जबकि आप अगर अमेरिकन साइड की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 1 कप देखने को मिलता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंडियन सोसाइटी में कॉफ़ी पीना सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार बस एक वेकअप एक्टिविटी हो गई। हमारे यहाँ लोगों के साथ सोशलाइज होने का, लोगों से मिलने का तरीका होता है, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, ये सब एक तरीके होते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं। तो ओवरऑल इसलिए हमें देखना होता है कि एडवर्टाइजर भी कैसे हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, कि भाई जो चीज़ें इनको पसंद आती है वही चीज़ें इनको दिखानी चाहिए। तो ओवरऑल ऐसा आता है। फिर यहाँ पर हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टेड है ये जानने में कि कौन क्या प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर कौन काम करता है और कौन उसे बेचता है और किसे बेचता है, क्या बेचता है, पूरा ही ओवरऑल वो देखने की बात करते हैं। और हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो चॉइसेस होती हैं ये किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती है, पूरे एक सोशल पैटर्न का आउटकम होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो ओवरऑल हम ये देखेंगे कि भाई सोसाइटी में कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, जो पीपल हैं उनकी चॉइसेस की भी हम पूरी बात करेंगे और देखेंगे सोसाइटी ओवरऑल हमारी वर्क कैसे करती है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक से चालू करते हैं, इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अगर यार हम बात करते हैं हमारे टॉपिक इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि हमारे सोशियोलॉजी के बहुत सारे ऐसे ग्रेट वर्क हैं जो उस समय लिखे गए थे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम नया नया था। साथ ही साथ जो मशीनरी है वो एक ग्रेट इंपॉर्टेंस होती जा रही थी। तो ओवरऑल इस समय बहुत सारे हमारे ग्रेट वर्क लिखे गए, जैसे अगर हम कुछ थिंकर्स की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वीबर हो गए, हमारे डर्कीम जी हो गए। इन लोगों का ओवरऑल क्या होता है, इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के फीचर्स और सोशल फीचर्स को एसोसिएट करने का ट्राई किया है, मतलब इन दोनों में एक लिंक बिठाने का ट्राई किया है। जैसे इसका सीधा ही एग्जांपल देते हैं कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा आउटकम क्या होता है, अर्बनाइजेशन। इन्हें वही बताया कि कभी सोशल फीचर में भी क्या चेंज देखने को मिलता है। साथ ही से इन्हें लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप भी बताया। भाई पहले क्या होता था, रूरल एरिया में जो भी लोग काम करते थे तो या तो अपने लैंड पर काम करते थे या फिर जो लैंडलॉर्ड उनकी पहचान के हैं, जिनको वो जानते हैं, उनके खेत में काम करते थे। लेकिन अब इस चीज़ों को किसने पूरा चेंज कर दिया, भाई अब फैक्ट्री वर्क प्लेस आ गए। लोग काम करने क्यों जाते हैं, पैसा कमाने के लिए। उनको नहीं पता उनका सुप्रीम हेड कौन है, उनके साथ कितने लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता होता। उनको भाई पैसा दिया जाता है और काम करने के लिए बोला जाता है, काम करो, पैसा लो और जाओ। तो अब ऐसा कहीं ना कहीं अलग टाइप का रिलेशन फॉर्म हो रहा है, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो इसमें एक डिटेल डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने को मिलता है, बिल्कुल डिटेल वे में होता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो अपना एंड रिजल्ट ही नहीं दे पाते अपने काम का, कि भाई हमारा एंड रिजल्ट क्या आया। भाई देखो, अगर कोई काम आप अकेले पूरा कर रहे हो तो आपको उसका स्टार्टिंग भी पता है, आपको उसका एंड भी पता चलेगा। लेकिन अगर आप उस पार्टिकुलर कोई भी एक वर्क का छोटा सा पार्ट कर रहे हो तो आप ज्यादातर एंड रिजल्ट नहीं देख पाते हो। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है कि भाई उनको पता ही नहीं चलता है, और ये जो काम है बहुत ही रिपीटेटिव और एग्जॉस्टिंग होता है। तो जब ऐसा होता है ना, तो लोगों को मजा नहीं आता काम करने में, पर उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि भाई आखिर में अगर काम नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, फिर पैसा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे, तो ये हो जाता है। तो अगर इसको हम बात करें मार्क्स जी की, तो मार्क्स जी ने इस सिचुएशन को बोला है एलियनेशन। इनका कहना है जब लोग अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं और उसको ऐसे देखते हैं कि यार वो काम वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिसमें वो सर्वाइव कर पाए। और ऐसा भी हो जाता है कि भाई अब सर्वाइवल के लिए भी ये देखना पड़ता है कि आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में ह्यूमन लेबर के लिए कोई जगह बची भी है कि नहीं बची है। तो ओवरऑल ये पूरा सीन हो जाता है। उसके अलावा हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इक्वालिटी प्रमोट करती है। ये कुछ स्पेयर हैं, अगर पूरे में नहीं तो कुछ स्पेयर ऐसे ना जरूर ये प्रमोट करती है। जैसे कि अब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कास्ट का इतना कोई लेना देना नहीं होता है। आप ट्रेन में बैठो तो आपसे कास्ट नहीं पूछी जाएगी, भाई आप बस में बैठो, साइबर कैफे में बैठो, कास्ट का रोल खत्म हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे पुराने डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं वो आज भी बहुत सारी फैक्ट्री में, वर्क प्लेस में हमें देखने को मिल जाते हैं।
हालांकि हमारे सोशल इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, लेकिन उसके बाद अगर दूसरा साइड हम देखते हैं तो हमारे इकोनॉमिक हो गए, हमारे इनकम वाले अगर कोई भी इनइक्वालिटी होगी तो ये बढ़ती जा रही है। मतलब अगर आप सिर्फ सोशल इनइक्वालिटी मिटाओगे उससे हर चीज़ सही थोड़ी हो जाएंगी, आपको सोशल इकोनॉमिक सब देखना पड़ता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम टाइम की तो हम देखते हैं सोशल इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी साथ में चलती, ओवरलैप करती है एक दूसरे को। इसका सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं। भाई हमने देखा मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हमने ये भी देखा कि मैन को वेजेस ज़्यादा दी जाती है एज कम्पेयर टू वुमेन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वहां पर इनकम डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, सोशल भी हो रहा है। इसका जो कास्ट डोमिनेटिंग होती है वो हमेशा हाई लेवल जॉब कर रही होती है, तो फिर हमें मालूम चलता है भाई कि इनइक्वालिटी दोनों ही ओवरलैप मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती हैं। तो ये पूरा हमें बड़ा सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट की, तो उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जब तक अगर मिड 20th सेंचुरी की बात करते हैं। लेकिन फिर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के इन्फ्लुएंस में आके इंडस्ट्रियलाइजेशन को वैसा देखा जा रहा है कि भाई इनएविटेबल है, मतलब इसको चाहकर भी नहीं रोक सकते और ये एक पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की, तो ये आर्ग्यू करती है कि हमारी जितनी भी सोसाइटीज है पूरे वर्ल्ड में, ये सब अलग अलग स्टेजेस पर हैं, पर ये सब एक ही काम कर रही है, वो ये है मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर ये चल रही हैं। मतलब कुल मिला के इस समय अलग स्टेज में होंगी, चलता है, लेकिन सबका एंड गोल क्या है, मॉडर्नाइजेशन ही है, उसी डायरेक्शन में सब चल रहे हैं। और अगर हम बात करें मॉडर्न सोसाइटी की, तो हमारे जितने भी थ्योरिस्ट हैं वो मॉडर्न सोसाइटी से, उनका सिंपल मीनिंग होता है वेस्ट वाली हमारी सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी। ये ओवरऑल हमको देखने को मिलता है। अब इसके सेकंड टॉपिक पर सीधे आते हैं, हमारा 5.2 इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें हमारे टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, तो यहाँ पर हमारा पहला सब टॉपिक आता है द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है विशेषता, मतलब इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की विशेषता हम इसमें पूरा देखने वाले हैं। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक्सपीरियंस की, तो बहुत हद में एक तरफ से वेस्टर्न से सिमिलर भी रहा है, तो अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उससे बहुत डिफरेंट भी रहा है। मतलब दोनों चीज़ें हमको, दोनों एस्पेक्ट हमको देखने को मिल जाते हैं। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का कोई एक स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है। हर जगह उनकी जितनी भी सिचुएशन है, जो सिनेरियो, उस हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर सीधे एग्जाम्पल से हम चालू करते हैं जहाँ डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो पहला हमारा आता है कि क्या लोग काम करते हैं, क्या काइंड का लोग काम करते हैं और कैसा कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज की हम बात करते हैं, तो कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहाँ पर काम करते हैं, सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं। उसके बाद वो फॉलो होता है इंडस्ट्री से, और आखिरी में आता है एग्रीकल्चर, 10% लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं 1999 से 2000 की, तो 60% हमारे यहाँ के लोग कहाँ पर इन्वॉल्व थे, प्राइमरी सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर और माइनिंग में। 17% हमारे सेकेंडरी सेक्टर में थे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटीज़ में, और 23% टर्सरी सेक्टर में थे, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइनेंशियली सर्विस हो गया। मतलब एकदम अलग ही हमको देखने को मिलता है। लेकिन फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई क्या इन सेक्टरों का कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो एग्रीकल्चर का एकदम से बहुत डिक्लाइन होता हुआ हमको दिख रहा है, और हमारे सर्विसेज का एकदम से हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। आधे से ज़्यादा हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि हमारे एक वो सेक्टर जहाँ पर हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन काम करती है, वो ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है। जैसा हमने देखा कि एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हो रहा है, तो मतलब जहाँ पर हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन काम करती है वहाँ का डिक्लाइन हो रहा है, मतलब वहाँ के लोगों की स्थिति हमें समझना होगा। तो ओवरऑल ये आता है, हम पूरा इसमें देखेंगे हम। तो यहाँ पर एक पूरा फैक्ट्स आ जाते हैं, इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, इसको आपको थोड़ा सा याद करना ज़रूरी है। आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मेन पता होनी चाहिए। तो अगर इंडिया के हम 2006 से 2007 की बात करते हैं, तो हमारा जो, अगर हम शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखें, तो एग्रीकल्चर में वो 15.19% थी, माइनिंग क्वेरिंग में 0.61% थी, प्रोडक्शन में 13.33% थी, मैन्युफैक्चरिंग में 6.10 थी, ट्रेड हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट में 13.18% थी, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन में ये हमारी 5.06% थी, और फिर कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज में 8.97, और फाइनेंशियल इंश्योरेंस हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बिजनेस सर्विसेज हो गया, इसमें 2.22% थी, और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में 0.33% थी। तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। आपको पूरा एकदम सेम टू सेम याद करने का ऐसा नहीं कि मतलब पूरे ही आपने रट लिया, कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओवरऑल आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ में इंक्रीज आया, किस चीज़ में डिक्रीज आया, और अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा डेटा लिख देते तो अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है चेकर के सामने। फिर इसके बाद एक और बहुत बड़ा डिफरेंस अगर हम देखते हैं डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में, तो वो है नंबर ऑफ पीपल जो रेगुलरली सैलरीड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर रेगुलर सैलरी उनको प्रोवाइड कराई जाती है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन फॉर्मली एम्प्लॉयड होती है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की 50% पॉपुलेशन सेल्फ एम्प्लॉयड है। सिर्फ 14% ऐसी हमारी पॉपुलेशन है जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है, जबकि उसमें से अगर हम देखें
तो जो इसके बाद अलावा 30% जो लोग आते हैं वो कैजुअल लेबर्स है। तो ओवरऑल ये हमारा पूरा एक हमको देखने को मिलता है अंतर हमारे उसमें। इसके बाद ये बॉक्स आप देख लीजिए, बॉक्स से थोड़ा आपको और पता चलेगा। यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया पूरे वर्कर का कि उनका क्या एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, रेगुलर हो गया और कैजुअल वर्कर हो गया, रूरल और अर्बन एरिया दोनों का बताया गया है। आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा बोर्ड में आपको अगर आप लिखेंगे तो आपको एक हेल्प मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे यहाँ के इकोनॉमिक्स की, तो इन लोग और भी लोग हैं जो एक डिस्टिंक्शन ये बोलते हैं कि भाई एक होता है ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल हमारा सेक्टर हो गया, एक हमारा होता है अनऑर्गेनाइज्ड और जिसको इनफॉर्मल बोलते हैं वो सेक्टर हो गया। तो अब क्वेश्चन आता है इन सेक्टरों को डिफाइन कैसे किया जाए कि भाई कौन सा सेक्टर हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा एक अनऑर्गेनाइज्ड है। अपने क्लास 10th में भी ये सुना होगा। तो ओवरऑल एक डेफिनेशन हमारे सामने आती है कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पर जितनी भी यूनिट्स है वहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है एक साल के अंदर। जहाँ पर भी ऐसा हो रहा है तो उसको हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि भाई सबसे ज़्यादा तो ये क्राइटेरिया पूरा आएगा कि भाई 10 से ज़्यादा या 10 वहाँ पर हर एक यूनिट में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए एक साल के अंदर। फिर गवर्नमेंट में इनकी ये रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉपर सैलरी और वेजेस मिल सके, जैसे लॉ है उसके बेसिस पर पेंशन मिल सके और अदर बेनिफिट मिल सके। ये ओवरऑल आता है। लेकिन इंडिया की बात करें तो ओवर हमारा जो 90% वर्क है वो या तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब 90% हमारा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमें देखने को मिलता है कि भाई जो हमारा ये स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसका क्या सोशल इम्प्लीकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला हमको देखने को मिलता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस है कि भाई बड़ी कंपनी में काम कैसे होता है, वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को। जहाँ पर अगर बड़ी कंपनी में लोग काम करते हैं तो यार उनको दूसरे रीजन और बैकग्राउंड के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अपने को डेवलप करने का मौका मिलता है। तो हमारे यहाँ ओवरऑल वो हमको देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम अर्बन सेटिंग की बात करते हैं तो इसने इन चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी है। जैसे कि आपके जो नेबर्स हैं, क्या पता वो एक अलग प्लेस से आए हो, एक अलग सिटी से आए हो, तो ये देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो लार्ज में जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो स्मॉल स्केल वर्क प्लेसेस में ही काम करती है। तो ये पूरा हमको देखने को मिलता है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो जो पर्सनल रिलेशनशिप होती है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे अगर एम्प्लॉयर को आप पसंद हो तो आपकी सैलरी बढ़वाएगा, और अगर आपने उससे लड़ाई कर ली तो आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ओवरऑल मतलब इनसे मालूम चलता है। लेकिन अगर हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर पूरा अलग चलता है, जिसका हमारे इंडियंस को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी लड़ाई हो गई तो आपको निकाल देंगे, अगर आपकी दोस्ती हो गई तो आपकी सैलरी बढ़ रही है। वहाँ बहुत ट्रांसपेरेंट होता है रिक्रूटमेंट जो होता है। फिर उसके बाद अगर आपको कंप्लेंट है तो पूरा मैकेनिज्म चलता है। अगर आप अपने सुपीरियर से खुश नहीं हैं तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, वहाँ बात करनी पड़ेगी। ओवरऑल पूरी बातें होंगी, सब देखा जाएगा और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो गई तो कल से जॉब छोड़ दी, अगर आपकी उन लोग आपको ऊपर नहीं कर रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो इसके बाद फिर सेकंड हमें ये आता है कि भाई बहुत ऐसे कमी इंडियंस हैं जिनके सिक्योर जॉब और बेनिफिट्स हैं। मतलब अगर हम बात करें जिनके सिक्योर जॉब्स और बेनिफिट्स हैं उनमें से 2/3 की तो गवर्नमेंट जॉब है। मतलब वैसे ही हमने बात करा कि हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर काम है, उसके बाद भी अगर हम देखते हैं कि वो लोग जिनको सिक्योर जॉब और बेनिफिट मिल रहे हैं उसमें से 2/3 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इसलिए आपने इंडिया में सुना होगा सबसे चलता है बेटा जिंदगी में कुछ करो चाहे ना करो गवर्नमेंट जॉब जरूर ले लेना, तब से यही बोला जाता है। जितनी भी इंडियन फैमिली है, अगर आप भी बिल्कुल अपने घर वालों को भी देखोगे, आपसे कभी ना कभी आपकी लाइफ में जरूर बोला होगा बेटा बस इतना पढ़ लो कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि अपने आप को सीन ही ऐसा चलता है। फिर क्या होता है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आपका सिक्योरिटी नहीं है तो आपको जब ओल्ड एज आती है तो आपको अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है कि वो आपकी पूरी देखभाल करें। तो ये आता है। तो पर अगर हम बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट की, इसलिए हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया में। इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी कहीं ना कहीं कास्ट, रिलीजन और रीजन के बीच में जो बाउंड्रीज हैं उनको हम ओवरकम कर पाए हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज़ आती है। इसके बाद एक सोशोलॉजिस्ट ने आर्ग्यू किया है कि यार अगर हम बात करते हैं कुछ प्लेसेस के, जैसे भिलाई हो गया, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर भिलाई स्टील प्लांट है, आप भिलाई का नाम इतना फेमस है, आप सबने सुना ही होगा। यहाँ पर अभी तक कोई भी हमें ऐसा कम्युनल राइट्स क्यों देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सिंपल रीज़न है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है यहाँ पर पूरे इंडिया से लोग साथ में आकर काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कुछ जनों के लिए इसको बना दिया गया है। तो एक ये रीज़न आता है। उसके थर्ड आता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो मेंबर हैं यूनियंस के, जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा एक फीचर होता है। जब लोग किसी यूनियन के पार्टी नहीं है तो भाई उनको पता ही नहीं होता है कि अपने हक के लिए कैसे लड़ाई करी जाती है। उनको पता नहीं है कलेक्टिव फाइटिंग कैसे करें प्रॉपर वेजेस के लिए, सेफ वर्किंग कंडीशन के लिए। ये एक फैक्टर आता है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत काम किए हैं देखने के लिए कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर सब चीज़ें सही से चले, उसको मॉनिटर करने का ट्राई किया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरा देखते हैं तो जो एम्प्लॉयर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, पूरी मन मर्जी उसी की चलती है। गवर्नमेंट चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर ले,
उसे ऊपर ऊपर रह जाता है, रियलिटी अंदर की कुछ और ही होती है। तो ये पूरा हमको देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो यार अगर हम बात करते हैं हमारे टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि इंडिया में जो पहली फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई थी वो थी हमारी कॉटन की, जूट की, कोल माइंस की और रेलवे की। फिर इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने पूरा ठेका ले लिया था भाई इंडिया की इकोनॉमी को आसमान में पहुंचाने का। तो ओवरऑल जो ऐसी चीज़ें थी जहाँ से हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सीन होता है, तो वो पूरा गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। हमारे डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पावर माइनिंग हो गया और अदर प्रोजेक्ट हो गए, इनको सिर्फ गवर्नमेंट के पास थी कि पावर की गवर्नमेंट इन पर कुछ काम कर सके, तो गवर्नमेंट ने इनको अपने अंडर में लिया था। और ये बहुत ज़रूरी भी था ताकि जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री हो फ्लरिश हो चुके। तो हमारी इंडिया की जैसे आपको पता है इकोनॉमी एकदम मिक्स्ड पॉलिसी वाली है, तो हमारे क्या हुआ था, कुछ सेक्टर ऐसे थे जो गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर लिए थे, बाकी कुछ सेक्टर ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए थे। ओवरऑल ये हुआ था। उसके बाद फिर हमारी क्या किया गवर्नमेंट ने, लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है उसका फायदा लिया। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। पहले इंडस्ट्री खोलने के लिए आपको लाइसेंस लगता था, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, लाइसेंस प्रोवाइड करने में ना एक ट्रिक अपनाती थी कि कुछ ऐसे एरिया जो बैकवर्ड है वहां पर इजीली लाइसेंस मिल जाता था इंडस्ट्री को। जो एरिया से जो पहले से फ्लरिश हो चुके हैं, पहले से डेवलप हो चुके हैं, वहां पर लाइसेंस लेना मुश्किल होता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था जिसमें इंडस्ट्री पूरे इंडिया में फैले। जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हमारे यहाँ जो पूरा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है पूरे इंडिया में अच्छे से फैले, इसलिए ये गवर्नमेंट करती थी। तो ऐसा होता था। तो इससे पहले देखने को मिलता था कि मेनली जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है कुछ ही एरिया में होती, जैसे पोर्ट सिटीज में होती थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। आपने हिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, हम फिर देख रहे हैं। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता कुछ ऐसे एरिया होते थे जहाँ इंडस्ट्री हमको देखने को मिल जाती है। लेकिन फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं राजकीय की, बड़ौदा, कोयम्बटूर हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे, फरीदाबाद, राजकोट, हर जगह हमें इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें में चेंजेस भी हमको देखने को मिलता है। फिर साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशल इंसेंटिव्स और असिस्टेंस दे देकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाने का ट्राई किया, स्मॉल स्केल सेक्टर को भी एक इंकरेज किया है। कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे जैसे वुड प्रोडक्ट हो गए, पेपर प्रोडक्ट हो गया, स्टेशनरी हो गया, ग्लास हो गया, सेरेमिक्स हो गया, इनको रिजर्व कर दिया गया है स्मॉल सेक्टर के लिए, भाई स्मॉल स्केल सेक्टर इस पर काम करेगा। उसके बाद हम 1991 की बात करते हैं तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में जितना भी टोटल वर्कफोर्स इंगेज था उसका 28% ही सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलता था। बाकी जितना हमारा 72% था वो स्मॉल स्केल और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में ही एम्प्लॉयड थे। तो ये हमें एक देखने को मिलती है चीज़। उसके बाद अब सीधे हमारे अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्री, इसी का है ये। तो अगर हम बात करते हैं भाई 1990s के बाद के, उसके बाद अगर हम सिंस 1990s देखते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपना ली थी, आप सबको ये पता होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट कंपनीज हो गई, स्पेशली जो फॉरेन हमारी फर्म्स होती है, अब इनको इंकरेज कर रहे थे हम कि इन्वेस्ट करें। हमारी गवर्नमेंट ने पूरे डोर ओपन कर दिए थे। फिर इनको जो गवर्नमेंट के कुछ एरिया रिजर्व थे वो भी इनके लिए ओपन हो गए थे, जैसे टेलीकॉम हो गया, सिविल एविएशन हो गया, पावर हो गया, एक्सेट्रा, ये हो गया था। अब इसका लाइसेंस की भी जरूरत नहीं थी आपको इंडस्ट्रीज खोलने के लिए। अभी एक बहुत बड़ा चेंज हमारे सामने आया था। उसके बाद अगर आप इंडियन शॉप्स की बात करते हैं तो फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से मिल रहे थे। अभी भी आप देखते होंगे हम सब फॉरेन प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं, सब लिबरलाइजेशन का कमाल है। ऐसा पूरा हमको देखने को मिलता है, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन बढ़ रहा है तो चीज़ें सुधर रही हैं। उसके बाद लिबरलाइजेशन की रिजल्ट की वजह से बहुत सारी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनी ने खरीद लिया है। उसके साथ अगर एक और चीज़ हम देखते हैं तो हमारी बहुत सारी इंडियन ऐसी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही हैं। एग्जाम्पल आता है पार्ले ड्रिंक्स को कोका कोला ने खरीद लिया था। इसका सिंपल एग्जांपल ये आता है कि अगर हम पार्ले की बात करते हैं तो उसका एनुअल टर्नओवर था 250 करोड़, लेकिन अगर हम कोको कोला की बात करते हैं तो उसका सिर्फ एडवर्टाइजिंग बजट था 400 करोड़। मतलब आपको एक अंतर दिख रहा होगा। तो ऐसा चीज़ हुआ। इसके बाद जो इतनी हाई लेवल की एडवर्टीजमेंट हुई, इससे भाई इंडिया में एकदम से जो कंजप्शन है कोक का वो पूरा बढ़ गया। उससे हमारी जितनी भी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं उसको चेंज कर दिया। अब एकदम से कोका कोला बहुत पॉपुलर हो गया था, आप सबको पता होगा भाई कोका कोला किसको मतलब नहीं पता है। तो ओवरऑल ऐसा हमारा चल रहा था। तो ये हमें पूरा देखने को मिलता है। इसका एक क्वेश्चन आता है कि भाई अब जो नेक्स्ट मेजर एरिया ऑफ लिबरलाइजेशन होगा वो क्या रिटेल हो सकता है। तो आपसे यहाँ पर बोला गया कि एक इंडियन, आप बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि एक इंडियन जो है वो क्या डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉप करना प्रेफर करेगा या बिजनेस के लिए बाहर जाना प्रेफर करेगा। तो ओवरऑल ये पूरा इसमें क्वेश्चन के साथ ये एंड होता है। इसका देख हमारे सामने बॉक्स आ जाता है, सिंपल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ नहीं है, बॉक्स में बताया गया कि बहुत सारी भाई ऐसे रिटेलिंग कंपनीज हैं जब इंडिया के मार्केट में घुसना चाह रही हैं, जैसे वॉलमार्ट स्टोर्स हो गए, कैरेफोर हो गए, टेस्को हो गए, ये इंडिया में घुसना चाह रहे हैं। जबकि अगर इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें बैन लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने कि मार्केट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एकदम ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद अगर हम रिसेंटली देखें तो हमारी बहुत सारी इंडिया के ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया,
भारती एयरटेल हो गया, इनने किया। तो इसके बाद जितने फॉरेन रिटेलर्स हैं एकदम जल्दी जल्दी इंडिया में घुसना चाहते हैं। इस समय पर पूरा यही दिया हुआ कि लास्ट वीक जैसे इसमें दिया हुआ कि भारती एयरटेल ने इंडिकेट किया था कि उससे टॉक करी है वॉलमार्ट के साथ, कैरेफोर के साथ, टेस्को के साथ, ताकि वो जॉइंट वेंचर निकाल सके रिटेलिंग के। ओवरऑल ये इसमें देखने को मिलता है। इंडिया का मतलब जो मार्केट है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, और ओवरऑल अगर हम देखते हैं क्योंकि हमारा जो नेशंस का बिजनेस है वो 97% तो हमारी फैमिली रन स्ट्रीट कॉर्नर से आता है, मतलब जो नुक्कड़ों में शॉप होती हैं इनके ओवरऑल उस पर आता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो इंडिया में एकदम बाहर के रिटेलर को अट्रैक्ट कर देती हैं। तो ओवरऑल ये पैरा में इतना ही आता है, बॉक्स में आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए। फिर गाइस इसके बाद हमारा अगला आता है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है वहाँ पर जो गवर्नमेंट का शेयर होता है, गवर्नमेंट उसको बेचने का ट्राई करती है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट। जितने इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे उनको पता होगा। ये सिंपल सा आता है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सेल इट्स शेयर इन सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज, अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये होता है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट वर्कर्स का कहना है कि यार अगर ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट हुआ तो उनकी जॉब उनसे छिन जाएगी। एक्चुअली इसका एग्जाम्पल है कि मॉडर्न फूड्स एक गवर्नमेंट ने सेटअप करा था ये इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बोला गया था कि हम हेल्दी ब्रेड्स अवेलेबल करवाएंगे चीप प्राइसेस पर। और ये हमारी फर्स्ट कंपनी थी जो कि प्राइवेटाइज्ड हुई थी। तो जैसे ही प्राइवेटाइज्ड हुई ना तो 60% जो यहाँ के वर्कर थे उनको 5 साल के अंदर स्टार्टिंग के फोर्स कर दिया गया था रिटायरमेंट के लिए। तो ओवरऑल ये हमें मालूम चलता है, इसलिए लोग यहाँ पर डर रहे हैं कि कहीं उनकी जॉब ना उनसे छिन जाए। तो ये होता है। फिर हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो पूरा ये एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स में कैसे फिट होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड उसमें हमको क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनीज की, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अब क्या कर रही हैं, अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ को कम करती जा रही है और आउटसोर्सिंग ज़्यादा करती जा रही है। मतलब आउटसोर्सिंग के लिए वो क्या करती हैं, अपना वर्क स्मॉलर कंपनीज को दे देंगे या सीधे घर को दे देती है। आपने आजकल सुना होगा, बहुत चलता है कि घर बैठे काम करें। ओवरऑल ऐसा आपको पूरा देखने को मिलता है, जैसे आउटसोर्सिंग हो रही है। तो ये पूरा अपना को हमें यहाँ देखने मिलता है। आउटसोर्सिंग चक्कर में लोग क्या कर देते हैं, जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये ऐसी कंट्री ढूंढती हैं जहाँ पर इनको चीप लेबर मिल सकता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है कि आउटसोर्सिंग कोई पर्टिकुलर कंट्री में कर रहे हैं, पूरे ग्लोब में देखते हैं। और इंडिया जैसी कंट्री को मेनली देख लिया जाता है जहाँ पर थोड़ा सा चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है। मेनली रीजन क्या है, जो स्मॉल कंपनीज हैं उनको भाई compete करना पड़ता है ऑर्डर्स के लिए बड़ी बड़ी कंपनी से। तो इन लोग अपने वेजेस भी लो रखते हैं और वर्किंग कंडीशन भी एकदम बेकार रखते हैं। तो ओवरऑल ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अब जैसे जैसे भाई आउटसोर्सिंग हुई और ये पूरा चीज़ हुआ, अब जो फर्म से वो और छोटी होती जा रही है। अब मतलब ऐसा नहीं रहा कि पूरे लोग एक ही जगह के काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, एक यूनियन बना लिया और कुछ कर पा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं। नहीं, अब इतने सारे छोटे छोटे ग्रुप बन गए कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते, यूनियन भी नहीं बना पाते हैं, ट्रेड यूनियन। तो अब ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं और बाद में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम पूरी कंपनी की बात कर लें, गवर्नमेंट की भी अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आजकल सब आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग कर ही रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टिंग का आप तो सुना होगा, बहुत चल रहा है आजकल ओवरऑल हमें यही देखने को मिलता है। और मेनली अगर हम बात करते हैं हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और गाइस जिन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई जन समझ ही नहीं पाते आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि एक कंपनी अपना काम किसी और बाहर के लोगों से करा रही है जो पहले उसी के उसमें हुआ करता था। इसका एग्जांपल होता है जैसे कोई अमेरिकन कंपनी है, उसने बोला कि भाई उसको इंडिया से जितनी भी कंप्लेंट के लिए कॉल आ रहे हैं ये काम वो किसी और को दे देगी। उससे इंडिया के ही एक कॉल सेंटर वालों को हायर कर लिया और बोला अमेरिकन कंपनी ने कि इंडिया से जितने कॉल आएंगे हमारी तरफ से आप वो देखेंगे, आप उसको संभालेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है आउटसोर्सिंग का। फिर गाइस इसके बाद अगर हम टोटल समराइज करते हैं तो इंडिया हमारी एक लार्जली क्या है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारी जो सर्विस सेक्टर है, शॉप्स हो गए, बैंक्स हो गए, आईटी इंडस्ट्री, होटल और अदर चीज़ें हो गई, ये अब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के जनरेट करती जा रही है। साथ ही साथ हमारी अर्बन मिडिल क्लास भी एक ग्रो हो रही है और अर्बन मिडिल क्लास की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो भी ग्रो होती हैं, जो वैल्यूज़ हमको टेलीविजन सीरियल्स में, फिल्म्स में देखने को मिलती रहती है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हमें अंतर देखने को मिल रहा है। हमारे बहुत कम ही ऐसे इंडियन लोग हैं भाई जिनको सिक्योर जॉब्स मिलती हैं, और इसमें से बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली सैलरी वाली एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत कम हमको देखने को मिलता है। क्योंकि भाई आजकल कॉन्ट्रैक्ट लेबर ज़्यादा चेंज आगे बढ़ रहा है, तो ओवरऑल अब सिक्योरिटी इतनी नहीं मिल पाती है लोगों को। फिर इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है, जहाँ पहले हमारी गवर्नमेंट जॉब्स एक बड़ा रोल प्ले कर रही थी, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट का भी रोल कम हो गया है। अब इतनी जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले लोग पूरी गवर्नमेंट जॉब से आस लगाते थे, अब वो कम हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने इसमें डिबेट भी करी है। भाई लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, अब इसको मेनली एसोसिएट किया जा रहा है कि अरे कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटी को राइज दे रही है। तो ये हमको पूरा देखने को मिलता है। इसके बारे में हम पूरा मेनली ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक और चीज़ क्या हो रही है, पहले लार्ज इंडस्ट्री में बोलते थे हम कि भाई वहाँ पर बहुत सिक्योरिटी है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी डिक्लाइन हो रही है। साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को मेनली देख रही है इंडस्ट्री के लिए। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी में तो सिंपल होता है कि भाई गवर्नमेंट जो प्राइवेट लैंड होता है
उसको ले लेती है वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री खोलने के लिए, और इसके लिए क्या करती है, जिस भी ओनर को लॉस होता है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और मेनली बात क्या है, गवर्नमेंट ने भाई लैंड तो ले लिया वहाँ पर इंडस्ट्री खोलने के लिए, लेकिन उस इंडस्ट्री का ज़रूरी नहीं है हर बार वहीं के लोगों को फ़ायदा हो। पता चले कोई एक गांव में आपने एक जगह लेके वहाँ इंडस्ट्री खोली और आपने इंडस्ट्री खोल ली जो जिसका मेन रोल शहरी वाले लोगों को है, वहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। तो ओवरऑल ऐसा हमको देखने को मिलता है। बाकी इन इंडस्ट्री का मेन काम क्या होता है, पॉल्यूशन फैलाने का पूरा काम करते हैं। उसके बाद जो लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है इस चक्कर में कि भाई उनका लैंड उनसे छीन के वहाँ इंडस्ट्री बन रही है, उसमें से मेनली जो 40% हमारे होते हैं आदिवासी होते हैं। अब इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई इनको बहुत लो रेट मिला है कंपनसेशन का। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि भाई अभी कैजुअल लेबर बन के रह जाएंगे और बड़ी बड़ी सिटी के फुटपाथ में सोते हुए लोग मिलेंगे, क्योंकि ना इनका जॉब बचेगी ना कुछ बचेगा। तो ओवरऑल हमको ये देखने को मिलता है। फिर अगर हम आगे की बात करें इस चैप्टर में, तो हम पूरा ये देखेंगे यार कि कैसे वर्क प्लेसेस में लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसी कंडीशन उनको फेस करनी पड़ती है। तो ओवरऑल बहुत मजा आने वाला है। तब सीधे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। मतलब सिंपल सी बात है, हम देखेंगे कि यार लोग जॉब कैसे फाइंड करते हैं। तो एनसीईआरटी हमारी चालू होती है कि यार अगर आप वेंसडे मॉर्निंग को टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा टाइम्स एसेंट। इस पेज में टोटल अगर जो इस सेक्शन की हम बात करते थे पर बहुत सारी जॉब्स की एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलेगी, बहुत सारी ऐसी टिप्स हमको देखने को मिलेंगी जहाँ बताया जाएगा कि अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, अपने वर्कर को कैसे मोटिवेट करें कि और अच्छे से आप लोग काम कर पाएँ। ऐसा ओवरऑल हमें इस सेक्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है कि आप ये जॉब कर सकते हो, ये जॉब कर सकते हो, पूरा उसमें दिया रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं, जैसे एकदम क्वालिफिकेशन दिया होगा कि यार इस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन एकदम ग्रेट डिटेल में दिया होगा। फिर पूरे दिया होगा कि कैसे क्या प्रमोशन होगा, आपकी सीनियरिटी, आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहेगा उसको आपका क्या प्रॉफिट मिलेगा, फिर कैसी आपकी सैलरी रहेगी। ओवरऑल ऐसा उसमें सब दिया होता है। अभी इसमें से एक होटल का दिया, आगे हम पढ़ेंगे एक बॉक्स में कि कैसे क्या जॉब्स रहती हैं। ओवरऑल ऐसा दिया होता है। सैलरी और क्वालिफिकेशन में कई बार फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यार आपको इससे लेकर इस तक की सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन आप में से इतने से में कुछ भी एक चीज़ हुई तो आप क्वालिफाइड है, मतलब ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी भी हमको देखने को मिल जाती है। लैंग्वेज के बारे में भी पूरा दिया होता है कि भाई कैसी लैंग्वेज आपको कौन सी आनी चाहिए, कितने तरीके से आनी चाहिए, सब उसमें दिया रहता है। ओवरऑल ऐसा पूरा में दिया रहता है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपना खुद का एक वर्क कल्चर क्रिएट कर पाएँ। तो ओवरऑल आपके सामने ये आती है, आप देख सकते हैं। आपने अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल में भी देखा होगा, ये देखिए से पूरा से दिया हुआ है। दयाल सिंह कॉलेज, यहाँ पर पूरे कॉलेज की एडवर्टीजमेंट है कि भाई उनको प्रिंसिपल की ज़रूरत है। वो 16,400 से लेकर 22,400 तक की मिनिमम एक वो सैलरी उनका रहेगा, ऐसा कि मतलब इतने से बीच में पूरा एक सैलरी का वो करेंगे। तो उसमें दिया हुआ है विथ अ मिनिमम ऑफ ₹17,300 पर मंथ, मतलब इतनी सैलरी तो वो देंगे ही देंगे। प्लस वहाँ पर बहुत सारी जो फैसिलिटी होती है जो मतलब गवर्नमेंट की रूल्स की तरफ से उनको मिल रहा है वो मिलेगा, पूरा डीए मिलेगा, सीसीए मिलेगा, एक्सेट्रा सब पूरा दिया हुआ है। फिर आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, कौन सी डिग्री लगेगी, कितना एक्सपीरियंस लगेगा, सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें से कुछ सिंपल सा बिल्कुल दिया हुआ है, आप बस एक बार पढ़ लेंगे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। दूसरा आता है तो उसमें एक होटल का एडवर्टीजमेंट हमको देखने को मिल जाता है। उनने पूरी अपनी डिटेल दी हुई है, कैसे आपका अच्छी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पर, आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग का, सेल्स का, ऐसा ओवरऑल इसमें भी आता है। तो ये बॉक्सेस आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं यार, इसके बाद आगे देखते हैं तो ऐसा में समझ में आता है कि बहुत कम परसेंट ऐसे लोग होते हैं यार जिनको जॉब मिलती है या तो ये एडवर्टीजमेंट से या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं जहाँ पर आपको असिस्टेंस मिलता है जॉब रिलेटेड। तो ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों से कुछ प्रॉफिट होता है। उसका जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जैसे कि अगर प्लम्बर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं, कारपेंटर की बात करते हैं, उसका अगले हाथ में अगर हम टीचर की बात करते हैं जो प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, आर्किटेक्ट हो गए हमारे, फ्रीलांस फोटोग्राफर हो गए हमारे, कुल मिला के जितने भी लोग होते हैं इन लोग अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट पर रिलाई करते हैं। भाई इनका जितना पर्सनल कॉन्टैक्ट रहेगा उस हिसाब से इनकी इनकम होगी, उस हिसाब से ये आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। इनका ये रहता है कि भाई हमारा जो काम है वही हमारी एडवर्टीजमेंट है। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, अपना काम अच्छे से करते हैं, उसी को अपनी एडवर्टीजमेंट मानते हैं। लेकिन आज के समय में अब जैसे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं तो प्लम्बर्स हो गए, इन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। क्योंकि आपने भी देखा होगा आपके घर में अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात कर लेते हैं, आपके घर में अगर हल्का सा भी कुछ होता है, सर्किट ही हो जाता है अगर फॉल्ट, तो आप तुरंत बोलते हैं यार इलेक्ट्रिशियन को कॉल करो। अगर आपको कुछ प्लम्बिंग का काम होता है बोलते हैं प्लम्बर को कॉल करो। अब एक एक सेकंड में हम फ़ोन से कॉल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की लाइफ सही हो गई क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग तक रीच कर पाते हैं अपनी। तो ये हमको एक सिंपल चीज़ देखने मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे और बात करें
तो भाई जो जॉब रिक्रूटमेंट होती है एज अ फैक्ट्री वर्कर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही डिफरेंट पैटर्न में होती है। जैसे अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के वर्करों को कॉन्ट्रैक्टर या जॉबर्स के द्वारा जॉब मिल जाती थी। और अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल से दिया हुआ कानपुर टेक्सटाइल मिल्स की बात करते हैं तो यहाँ के जो जॉबर्स थे वो अपने आप को मिस्त्री बुलाते थे, मिस्त्री लोग इन लोग होते थे और खुद भी ये वर्कर हुआ करते थे। वो सेम रीजन और कम्युनिटी से आते थे जहाँ बाकी वर्कर आते हैं, लेकिन इन लोग अपना थोड़ा सा बॉसगिरी दिखाते थे क्योंकि जो इनका रियल बॉस होता था उनसे थोड़े करीबी उसमें होते थे, तो इन लोग थोड़ा अपना बॉसीनेस ऐसे दिखाते रहते थे ओवरऑल। उसके बाद अगर हम दूसरे हाथ में बात करें तो भाई जो मिस्त्री हैं इन लोग बाकी लोगों पर कम्युनिटी रिलेटेड प्रेशर भी पूरे डालते थे। उसके बाद अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी ये जॉबर्स लोगों की थोड़ी सी वैल्यू मार्केट में गिर चुकी है। अब वो वैल्यू ये होल्ड नहीं करते हैं। आज की डेट में मैनेजमेंट हो गया हमारा, यूनियंस हो गए, अब ये बड़े रोल प्ले करते हैं किसी को भी रिक्रूट करने के लिए। तो ये ओवरऑल हमको पूरा एक चेंज देखने को मिलता है। बहुत सारे वर्करों की इच्छा होती है कि यार इनकी जॉब इन्हीं के बच्चों को फ्यूचर में जाके मिल जाए, हमको बहुत देखने को मिलता है। इसके बाद हमें एक और चीज़ सामने देखने को मिलती है कि बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी हैं जो बदली वर्कर्स को रखती है एज अ सब्सटीट्यूट रेगुलर परमानेंट वर्कर के, जो कि किसी कारण से लीव पर होते हैं। ये बदली वर्कर्स हमें बहुत देखने को मिल जाते हैं। और हमें ये भी देखने को मिलता है जो बदली वर्कर्स हैं, ये बदली वर्कर्स कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी के लिए बहुत सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उनको वही रेपुटेशन नहीं मिलती जो बाकी वर्करों को मिलती है। और यही एक सीधा सीधा एग्जांपल आता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट वर्क एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ये आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद और अगर हम देखते हैं आगे तो अगर हम कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम की पूरी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें विजिबल कहाँ पर ये कैजुअल लेबर, मतलब वो लोग जो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट में काम करने हैं वहाँ में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे लेबर हो गए हमारे कंस्ट्रक्शन साइड में, ब्रिक यार्ड्स में हो गए एंड सो ऑन, ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो विलेज जाते हैं, विलेज में लोगों से पूछते हैं कि आप हमारे लिए काम करना चाहोगे, उनको थोड़ी सी मनी लोन में दे देते हैं। ये मेनली इसलिए होता है कि भाई आप जब तक वर्क साइड में होगे वहाँ जितना आपका खर्चा पानी होगा वो आप रख लो, ये देते हैं। फिर जो ये वर्कर होते हैं जब तक काम करते हैं, जब तक उनका ये लोन पे नहीं हो जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद फिर वो पैसे लेते हैं अपने काम के। ऐसा ओवरऑल इनका चलता है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो पहले हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल लेबर्स होते थे जो कि अपने लैंड लॉर्ड से इतना डेप्थ में जाते थे कि बिल्कुल उनके चरणों में गिरना पड़ जाता था। हमने देखा था कि यार कैसे बंधुआ मजदूर के बारे में हमने पढ़ा था, मतलब बहुत बुरी एक कंडीशन ही हो जाती थी और लैंडलॉर्ड जो होते थे वो बहुत परेशान किया करते थे उनको। तो ये हमें देखने मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो कैजुअल वर्क, अब हमारा इंडस्ट्रियल वर्क आ गया है, यहाँ पर भी डेप्थ तो है भाई, जैसे उनसे लोन लिया है तो डेप्थ में इन लोग हैं, लेकिन अब यहाँ पर ना कोई भी सोशल ऑब्लिगेशन नहीं कॉन्ट्रैक्टर से उनके। अब यहाँ पर उनकी थोड़ी सी एक फ्रीडम होती है, वो जब चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर कहीं और एम्प्लॉयर को ढूंढ सकते हैं, वो थोड़े से फ्री हो जाते हैं। और कई बार हमें ये भी देखने मिलता है कि इन्हीं के कई फैमिली मेंबर माइग्रेट करके आ जाते हैं इनके बच्चे कि इनको हेल्प कर सके। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती है जो पहले से अलग हो गई हैं और कुछ चीज़ें से जो थोड़ी बहुत अभी भी सिमिलर हमको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद हमारे सामने अब एक बॉक्स आता है जहाँ पर हमें लेबर गैंग्स के बारे में बताया गया है, ब्रिकयार्ड्स ऑफ साउथ गुजरात की। यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, सिंपल दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 से 40,000 वर्कर ऐसे हैं जो यहाँ पर सीजनल बेसिस पर काम करने आते हैं। अगर हम इन ब्रिक यार्ड्स की बात करें तो इनको ओन करके किसने रखा हुआ है, अपर कास्ट वाले लोगों ने, पारसीस हो गए, देसाईस हो गए, इनने इसको करके रखा है। उसके यहाँ पर ये पूरे कास्ट वाले लोग काम करते हैं, ब्रिक बनाने वाले लोग अपना काम करते हैं। इन लोग धीरे धीरे अपने वर्क को अब आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ के जो वर्कर हैं वो या तो यूजुअली लोकल होते हैं या फिर माइग्रेंट दलित्स होते हैं। इन लोगों का ये काम होता है बेसिकली, तो यहाँ पर ये काम करने आते हैं। इनको कॉन्ट्रैक्टर काम पर रख लेते हैं और इन लोग गैंग में काम करते हैं, जैसे 9 to 11 मेंबर्स की गैंग में काम करेंगे। जो यहाँ के मैन होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रिक को मोल्ड करते हैं, उसको ब्रिक का मड को मोल्ड करके पूरे एक ब्रिक का शेप देते हैं। उसके जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये ब्रिक को लेकर ले जाते हैं जहाँ पर उनको ड्राइड करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर जो विमेन होती हैं, गर्ल्स होती है, वो उनको उठाती है और किल में डालती है जहाँ पर मतलब फायर करके ब्रिक को पूरा बेक किया जाता है। ओवरऑल ऐसा प्रोसेस चलता जाता है दिन भर और ऐसे काम चलते आते हैं, फिर ट्रक में लोड होते हैं और आगे का पूरा यही रूटीन फिर से चालू हो जाता है। अगर हम हमारी गैंग की बात करते हैं तो ये 2500 से 3000 ब्रिक्स पर डे बनाती हैं। जो गैंग जल्दी काम करती है भाई उनको 10 घंटे में वो पूरा काम कर लेती है, जो स्लो गैंग होती है वो 14 घंटे तक लग जाते हैं। बच्चे 6 साल के क्या होते हैं उससे बेचारों को काम में लगा दिया जाता है। 6 साल की उम्र से आप सोच सकते हैं उनको काम में लगा दिया जाता है। उनको ये ब्रिक कैरी करने का काम किया जाता है और वो रात में ज़्यादातर काम करते हैं। फ्रेश ब्रिक को अपने जो इनके फादर और लोगों ने करी होती है, फ्रेश ब्रिक्स जो होती है उनको ले जाने का काम वो करते हैं। तो ये ले जाते हैं। तो अगर हम बात करें जो वेट ब्रिक्स होती है उनका वजन 3 किलो तक होता है, मतलब इतनी सी उम्र में बेचारे इतना वजन ले लेके जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं तो एक बार में एक ही ब्रिक ले जा पाते हैं, ऐसे करके पूरा काम करते हैं। रात में कैसे काम करेंगे आप सोच सकते हैं, रात में वैसे ही काम करना कितना खतरनाक हो सकता है हर चीज़ के उसमें। तो ओवरऑल ऐसा ये करते हैं। तो ओवरऑल हमको पूरा देखने को मिलता है। उसके बाद फिर जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो एक ब्रेक के बदले फिर ये 2 उठा के चलने लगते हैं। ओवरऑल ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर सोशियोलॉजिस्ट हम जैन ब्रीमैन की बात करें तो इनका कहना है कि जो ये पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों को उनके बिस्तर से रोते हुए उठा देते हैं काम करवाने के लिए। तो मतलब हमें समझ में आता है कि कितनी एक दर्दनाक एक सिचुएशन हमारे सामने आती है।
इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक 5.4 हाउ इज वर्क कैरीड आउट। तो यार इस टॉपिक हाउ इज वर्क कैरीड आउट में हम पूरा देखेंगे कि भाई एक्चुअली कैसे काम होता है, कैसे पूरा उसका चलता है। फिर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैसे पूरा किया जाता है और उसके पीछे कितने लोग लगे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, पूरा हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे भाई मैनेजर और वर्कर का क्या रिलेशन होता है एक फैक्ट्री या एक ऑफिस में, पूरा हम वो भी डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ ना पूरी एक होल रेंज ऑफ वर्क सेटिंग है। फिर हमारे लार्ज कंपनी है जो कि ऑटोमेटेड है, तो उसके नीचे अगर हम बिल्कुल चलते जाएँ तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि स्मॉल होम बेस्ड प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ होता है। मतलब एक बहुत लंबी रेंज हमें हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। तो ओवरऑल उसके बारे में हम पूरा देखेंगे। तो अगर हम देखें यार, अगर एक मैनेजर का जो बेसिक टास्क होता है वो सिंपल सा ही होता है कि वो वर्करों को कंट्रोल करता है और उनसे ज़्यादा काम निकलवाने की कोशिश करता है। ज़्यादा काम करवाने के सिंपल दो तरीके होते हैं, या तो एक वर्किंग आवर को आप एक्सटेंड कर दो कि भाई पहले तुम 8 घंटे काम कर रहे थे, तुम 10 घंटे काम करो। या दूसरा एक सिंपल तरीका होता है कि उतने ही टाइम में ज़्यादा काम करवाओ। अब दो ऐसे पूरे सिंपल हमारे सामने तरीके आते हैं। अगर हम बात करें मशीनरी की, तो भाई मशीनरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें प्रोडक्शन को बढ़ाने में, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेंजर भी क्रिएट कर देती है कि अगर मशीनरी होता रहेगा तो एक दिन वर्कर ही रिप्लेस हो जाएंगे पूरे। तो एक डर हमें बना रहता है। उसके अलावा मार्क्स की और महात्मा गांधी जी दोनों की बात करते हैं तो इनका कहना था कि जो मैकेनाइजेशन हो रहा है ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की तरफ बहुत बड़ा एक डेंजर है। ये दोनों इस चीज़ पर बिलीव रखते थे, तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके एक और वे जो आता है आउटपुट इंक्रीज करने का, वो है ऑर्गेनाइजिंग वर्क। मतलब अगर हम वर्क को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो चीज़ें सही हो जाएंगी। एक अमेरिकन थे, फ्रेडरिक विंस्लो एंड टेलर नाम था उनका। इनने एक इन्वेंट किया था नया सिस्टम 1890s में, जिसको ये बोलते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको हम टेलरिज्म भी बोलते हैं और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इस सिस्टम की अगर बात करें तो इनका क्या था कि जितना भी वर्क है उसको बिल्कुल हम तोड़ते जाओ, ब्रेक करके जाओ एकदम स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट में। मतलब ऐसी चीज जहाँ रिपीट कर सकते हैं हम काम, और सबसे छोटे लेवल तक उसको आप पहुंचा दो। ऐसा करना है हमको। उनने बोला सबसे से डिवाइड करो, एंड फिर इसी को हमें वर्कर के बीच में डिवाइड कर देना है। जैसे सपोज एक मोबाइल बन रहा है, एक मोबाइल बनने के लिए अगर हमने बोल दिया सबसे छोटा काम एक जो हम उसको तोड़ सकते हैं पार्ट में, वो ये है कि एक जन बैटरी उठाएगा फिर लगाएगा, बैटरी उठाएगा लगाएगा, बैटरी उठाएगा लगाएगा। मतलब एक सबसे छोटा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम काम कर सकते हैं। ऐसे आपको पूरा डिवाइड करना है और उसका उनको वर्करों के बीच में बांट देना है। तो एक जन होगा जो सिम का पूरा चिप लगा रहा होगा, एक जन होगा जो बाकी चीज फिट कर रहा होगा। ऐसे जितने पूरे काम में आप डिवाइड कर दो स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट्स में। सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। और इसका इनका कहना था कि वर्करों को हम टाइम कैसे कर सकते हैं, हम स्टॉप वॉचेस की मदद लेंगे और बोल देंगे भाई आपको पर्टिकुलर इतना टाइम दिया जा रहा है, इतने टाइम में आपको ऐसा पूरा काम करना है। एक एवरीडे टारगेट उनको दिया जाता था, ओवरऑल ये किया जाता था। उसके बाद प्रोडक्शन को और स्पीड किया गया असेंबली लाइन इंट्रोड्यूस कराने के बाद। इसमें सिंपली आपने कन्वेयर बेल्ट आप सबने सुना होगा, देखा जरूर होगा। जैसे फैक्ट्री में आपने देखा होगा ऐसी लंबी पट्टी सी चलती जाती है जिन पर सामान आगे बढ़ता जाता है। आप सबने टीवी में कभी ना कभी देखा होगा। जैसे एक पूरे अगर कोई भी एक सामान चल रहा है तो पट्टी ऐसे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, और लोग आजू बाजू उस पट्टी के खड़े होते हैं। एक पूरा ट्रैक टाइप का बना देते हैं, उसको हम कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। तो उस ट्रैक का उन्होंने बोला था कि भाई इससे हम करेंगे। उनने क्या किया, उस ट्रैक के कन्वेयर बेल्ट के आजू बाजू लोगों को बिठा दिया। उनको बोला कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट असेंबल करना है कोई भी फाइनल प्रोडक्ट का। जैसे मैंने आपसे कहा किसी एक जन को काम दे दिया कि आपको मोबाइल फोन में से बैटरी लगाना है, एक ही काम आपका है। तो वर्कर ने बस उतना काम किया और अब वो उसका हो गया। मतलब ओवरऑल करके ऐसा समझ ने बोला कि हम पूरा एक असेंबली लाइन क्रिएट करेंगे और इस हिसाब से लोगों को काम देंगे। उसके बाद काम की स्पीड कैसे तय करेंगे हम, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड से। भाई अगर कन्वेयर बेल्ट धीरे धीरे चल रहा है तो आप धीरे से मोबाइल उठाओगे, बैटरी लगाओगे, लेकिन वो स्पीड में अगर निकल रहा है तो आप जल्दी जल्दी बैटरी लगाना चालू कर दोगे। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा ओवरऑल इनका एक तरीका ये था। 1980s में अटेम्प्ट था कि भाई जो हमारा सिस्टम है डायरेक्ट कंट्रोल का, इसको हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कंट्रोल की तरफ लेकर जाएं, जहां पर जो वर्कर हैं उनको ऐसा बोला जाता था कि भाई वो खुद अपने आप को मोटिवेट करें और खुद को मॉनिटर करें। ओवरऑल ये आया, लेकिन फिर भी हम टेलरिस्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो ये अब इतना हमें देखने को मिलता नहीं है। मतलब जितना हम सोचे थे उतना हमें देखने को मिल नहीं पाता है। ओवरऑल ये आता है। उसके बाद हम टेक्सटाइल मिल्स की वर्कर की बात करें जो इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, उनका कहना है कि ये अपने आप को ऐसा मशीन का एक्सटेंशन मानते हैं। मतलब मशीन का एक बोलते हैं ना एक्स्ट्रा सप्लीमेंट पार्ट ये अपने आप को मानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि रामचरण एक वीवर है जिन्हें कानपुर कॉटन मिल्स में बात किया है 1940 से सिंस उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने कहा है कि आपको एनर्जी चाहिए, आपकी आईज नेक लेग सब आपके हाथ सब पार्ट मूव करना चाहिए। बहुत जो वीविंग करी जाती है उसमें आपको कंटिन्यूस किसी चीज़ को देखना पड़ता है, आप ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर मशीन जैसा काम कर रही है आपको बिल्कुल मशीन के साथ साथ काम करना पड़ेगा। अगर वहाँ 4 मशीन्स हैं और 4 लोग साथ में काम कर रहे हैं तो उनमें से एक को भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। मशीन जैसे 4 मूव कर रही है वैसे 4 इंसान मूव करेंगे। सब ओवरऑल इन्होंने पूरी यहाँ पर बात करी थी, इनका ये पूरा हमारे सामने आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो गई है, बहुत कम लोग अब ऐसे हैं जो एम्प्लॉयड रहते हैं।
क्योंकि अब जो मोस्ट ऑफ द वर्क है वो हमारा मशीन का होगा और जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं उनको भी मशीन के साथ ही काम करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है मारुति उद्योग लिमिटेड की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ डेली की हर मिनट 2 कार रोल ऑफ होती हैं। असेंबली लाइन में हर 2 मिनट 2 कार रोल ऑफ होंगी। तो जब ये होता है तो वर्करों को पूरे दिन में सिर्फ 45 मिनट का रेस्ट मिलता है। वो कैसे, 2 टी ब्रेक मिलते हैं 7.5 मिनट के, उसके बाद 30 मिनट का इनको सिर्फ एक लंच करने का टाइम मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है। तो पूरे दिन भर इन लोग अपने आप को घसीटते हैं और सिर्फ 45 मिनट का इनको रेस्ट मिल पाता है। इनमें से मोस्टली लोग 40 की उम्र तक इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि खुद ही अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ये कर लेते हैं। जहां अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन जो नंबर ऑफ परमानेंट जॉब्स हैं वो फैक्ट्री में कम होती जा रही हैं, क्योंकि मेनली जो फर्म है वो आउटसोर्सिंग करने लगे हैं। वो अपनी सर्विसेज हो, क्लीनिंग हो गई, सिक्योरिटी हो गई, या फिर पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग का भी काम हो गया, सब आउटसोर्स कर देते हैं। अगर हम देखें जो सप्लायर्स के, जो पार्ट्स के सप्लायर्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के आजू बाजू रहते हैं, फैक्ट्री के आजू बाजू रहते हैं। ये हर 2 घंटे में अपने पार्ट भेज देंगे, या जब भी जिस समय इनको बोला जाता है उस समय ये पार्ट भेज देते हैं। तो ओवरऑल ये देखने को मिलता है। तो आउटसोर्सिंग और जो ये टाइम में इन लोग सामान भेज देते हैं, इससे कंपनी को थोड़ा सस्ते में सामान मिल जाता है। तो ये पूरा हो जाता है तो वर्करों को बड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन उससे, क्योंकि सिंपल सी बात इतनी है भाई कि कंपनी को तो प्रॉफिट हो गया अब, लेकिन जैसे सपोज कीजिए इनने बाहर से कोई सामान मंगाया, अब वो आने में लेट हो गया है, उसको जिस टाइम पर आना था वो नहीं आ पाया, तो अब वो जब आएगा तब इन वर्करों को दौड़ना पड़ेगा। टाइम तो भाई लेट हो गया है, जो काम अभी होना चाहिए था वो समझो 2 घंटे डिले हो गया है, तो वो तो डिले हो गया, लेकिन जैसे ही सामान आएगा उसके लिए वर्कर को दौड़ना पड़ेगा, फिर वर्करों को मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो जो 2 घंटे का लॉस हुआ है उसको वापस सही कर सके। तो ओवरऑल वर्करों की पूरी प्रॉब्लम होती है। तो ये बात में कोई हैरानी नहीं है क्या कि वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, वो पूरा हमें इसी से पूरा समझ में आता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में। इसके बाद अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं ये मिडिल क्लास हैं और वेल एजुकेटेड हमको देखने को मिलते हैं। इनसे सपोज किया जाता है कि ये सेल्फ मोटिवेटेड रहे और क्रिएटिव रहे, अपना काम अच्छे से करें। नीचे में एक बॉक्स है जहाँ पर हमको कुछ चीज़ें और मालूम चलेंगी, जैसे कि ऐसे हमें देखने मिलेंगे कि वर्क आजकल कैसे पूरे टेलरिस्ट लेबर प्रोसेस में सब्जेक्ट हो चुके हैं, पूरा हम वो देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम स्लेवरी इन द IT सेक्टर, तो एवरेज हमको देखने को मिलता है कि एवरेज वर्क डे 10 से 12 घंटे का होता है, और ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है आज की डेट में, क्योंकि भाई लोगों को ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है अपने काम के लिए, अपने ऑफिस में, जिसको हम नाइट आउट भी बोलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, इतनी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ जाती है कि सबको बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है। और ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ जो वर्क कल्चर है उसका बहुत सेंट्रल पार्ट है ये एक हमें चीज़ देखने को मिलती है। इसका सिंपल रीज़न ये आता है कि आजकल जैसे पूरा वर्ल्ड एक कनेक्ट हो गया आपस में, तो जैसे अब इंडिया और अमेरिका में सपोज कोई कंपनी का मीटिंग चल रही है, तो इंडिया में वो मीटिंग इवनिंग में कराई जाएगी, क्योंकि भाई मैच करना है यूएसए से टाइम, जब यूएसए का सुबह का टाइम होगा वर्किंग, जब हमारा इवनिंग हो जाता है, तो मैच करने के लिए काम पूरा किया जाता है। उसके सिंपल चीज़ें होती है, जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट का जो भी कॉस्ट होगा, उसकी टाइमलाइन होगी, इसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया जाता है कि भाई इतने टाइम में हो जाएगा, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि कितना वर्कलोड आ जाएगा, कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। इस चक्कर में क्या होता है, अगर हम सिंपल बात करें कि मैन डे क्या होता है, तो मैन डे मतलब होता है सिंपल कि 8 आवर्स डे में एक वर्क करना है, लेकिन यहाँ क्या होता है, सिंपल बात है कि लोगों को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। 8 घंटे में कभी कुछ नहीं होता, 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि भाई अब डेडलाइन पास आ जाती है और काम पूरा सिर पर रहता है। उसके बाद हमने फ्लेक्सी टाइम के बारे में यहाँ देखते हैं, तो फ्लेक्सी टाइम मतलब सिंपल होता है कि वर्करों को थोड़ी सी छूट दी जाती है कि आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं अपने वर्किंग टाइम से। मतलब एक कोर टाइम तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि जैसे सपोज आपको 12 से 4 को टाइम आना ही है करने के लिए, लेकिन फिर आप पर डिपेंड करता है कि बाकी का काम आप रात में आकर करना चाहोगे या सुबह जल्दी करना चाहोगे, पूरा रहता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं कि उतने ही टाइम में आप काम करके चले जाओगे, आपको डेडलाइन में अपना प्रोजेक्ट तो बनाना है। मतलब अगर आप रात में आ रहे हो तो भाई पूरी रात रुको, इससे इनको फर्क नहीं पड़ता, आपको काम अपना पूरा निपटाना है। तो ओवरऑल ये देखने को मिलता है। तो यहाँ समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा एक प्रेशर यहाँ के वर्कर्स पर आ जाता है। फिर दूसरी साइड ये भी आता है कि कई बार प्रेशर नहीं होता है, उसके बाद भी वर्कर यहाँ पर लेट रुकते हैं जॉब में। इसका सिंपल रीज़न आता है, कई बार तो पीयर प्रेशर की वजह से वो रुकते हैं, या फिर कई बार बॉस को बताने के लिए रुकते हैं कि यार सही में हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक चीज़ हमारे सामने आती है। फिर एज अ रिजल्ट इसका जैसे हम बात करते हैं बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, यहाँ पर IT फर्म्स हमारी हैं, सेंटर्स वहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर वर्किंग आवर में बहुत चेंज आया है। तो इनके चक्कर में वहाँ पर जितनी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट है, उनने भी अपना ओपनिंग आवर सब चेंज कर लिया है, पूरा वो करते हैं। उसके रात रात में भी खुली रहती हैं, जैसा मतलब कुल मिला के या IT सेक्टरों में काम चलता है, जहाँ पर लोग ज़्यादा जिस समय टाइम में ज़्यादा रहते हैं जब उनकी शॉप्स ओपन रहेंगी। तो ये पूरा हमको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अभी नई चीज़ें आ गई है कि भाई हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं,
तो अब इनके जो बच्चों को है वो क्रैश में छोड़ देते हैं। क्रैश मतलब आप बोलते थे शिशु गृह, जहाँ पर नर्सरी होती है, बच्चों की देखभाल करी जाती है, तो उनका टाइम ही नहीं होता है। फिर जैसा हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से भाई जॉइंट फैमिली डिसअपियर हो गई है। फिर आपको याद होगा हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि आजकल ये रीमर्ज हो रही है। रीमर्ज का सिंपल सा रीजन क्या है भाई, पेरेंट्स का टाइम नहीं है तो वो उम्मीद करते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स उनके बच्चों की देखभाल करेंगे। तो एक अलग सा सिनेरियो हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद और भी चीज़ें होती है, जैसे कि भाई इंपॉर्टेंट हमें डिबेट देखने को मिल रही है सोशियोलॉजी में कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है सर्विसेज की तरफ, नॉलेज बेस्ड जॉब वर्क हमारी तरफ बढ़ रहा है एकदम से, तो क्या इससे लोगों की स्किल बढ़ गई है, वर्करों की स्किल बढ़ गई है? क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये सुनना कि नॉलेज इकोनॉमी हो गई। जब भी हम अपनी आईटी ग्रोथ की बात करते हैं इंडिया में तो हम नॉलेज इकोनॉमी फ्रेज का यूज करते हैं, इससे समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई एक फार्मर की अगर स्किल की हम बात करें, जिसको 100 ऑफ क्रॉप्स का नॉलेज है, उसको पता है कि भाई वेदर की कंडीशन देख के कैसा क्या करना है, इसको पूरा सॉइल का नॉलेज है, पूरा सीड्स का नॉलेज है, इसका क्या नॉलेज हम सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से कंपेयर कर सकते हैं? भाई दोनों अपनी जगह पर डिफरेंट अपनी स्किल होल्ड करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। इसके बाद फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैरी ब्रेवामैन ने आर्ग्यू किया कि भाई जब से मशीनरी आ गई है तो इसने एक्चुअली वर्करों को डी स्किल कर दिया है। सिंपल सा एग्जांपल आता है कि पहले जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होते थे वो बहुत स्किल्ड ड्रॉट्समैन होते थे, मतलब उनको पूरा ड्रॉ करना पड़ता था, मैपिंग करना पड़ता था, तब जाके काम सक्सेसफुल तरीके से होता था। लेकिन आजकल उनका पूरा काम कौन करता है? मशीन कर देती, कंप्यूटर कर देते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारे जो वर्कर हैं वो पूरे डी स्किल्ड हो जाएंगे। तो इनका एक पूरा आता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद 5.5 अब हमारे टॉपिक पर आते हैं वर्किंग कंडीशंस। अब यहाँ पर हम पूरा वर्किंग कंडीशन पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें हमारे टॉपिक वर्किंग कंडीशंस की, तो सिंपल सी बात है, हम सबको पावर चाहिए, सॉलिड हाउस चाहिए, क्लोथ चाहिए, अदर गुड्स चाहिए, बट हमें भी याद रखना चाहिए कोई एक जन है जो हमें सब ये सामान प्रोवाइड करवा रहा है, जो ये सब चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एक ऐसा जन है जो कि बहुत बेकार कंडीशन में सब काम कर रहा है। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात इतनी कि यार आपको आज कोई काम का कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं कि जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया उसको भी उतनी मजा आई होगी जितनी आपको परचेज करने में आ रही है। क्या पता बहुत मेहनत से बना हो, बहुत बेकार कंडीशन में उसने अपनी प्रोडक्ट वो बनाया हो। तो ओवरऑल ये पूरा हम इसमें देखेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ ऐसे पास किए हैं कि वजह पर वर्किंग कंडीशन पर काम किया जाए। यहाँ पर हमारे सामने सीधे एक एग्जाम्पल आता है माइनिंग का। यहाँ पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर हम बात करें कोल माइंस की तो वो अकेला टोटल 5.5 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद अगर हम माइंस एक्ट 1952 की बात करें तो पूरा स्पेसिफिक दिया हुआ है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितना एक जन काम कर सकता है एक हफ्ते में, पूरा उसमें दिया हुआ है। उसके बाद ये भी बताया गया कि भाई अगर कोई को ओवर टाइम पे करना पड़ेगा आपको ओवर टाइम काम करवाने के लिए, तो आपने उससे अगर ज़्यादा काम करवाया उस हिसाब से आप उसको पेमेंट करो। फिर साथ ही साथ सेफ्टी रूल्स की पूरी बात करी गई है। लेकिन जो ये रूल्स होते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनी फॉलो करती है, छोटी वाली कंपनी तो देखती तक नहीं है। ओवरऑल उसके बाद हमारे सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्टर और भी सब कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी बहुत वाइड स्प्रेड हमको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये हमें चीज़ें पता चलती है। मतलब गवर्नमेंट ने सपोज अगर किसी को काम दिया तो भाई वो काम नहीं कर रहा है, वो और लोगों से काम करवा रहा है। ओवरऑल ऐसी भी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसी चीज़ें पूरी हमको देखने को मिलती हैं। तो जो ये कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बहुत सारे, इन लोग क्या करते हैं, जितने वर्कर हैं उनके साथ प्रॉपर रजिस्टर ही नहीं करते हैं। तो अगर मतलब फ्यूचर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई इनके बेनिफिट्स की बात आती है तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बोलते थे भाई हम तो जानते भी नहीं ये कौन है। ओवरऑल ये पूरा सीन हमको देखने को मिल जाता है। फिर उसके जैसे माइनिंग जब फिनिश होती है तो बोला जाता है कि जो कंपनी है उसने जो होल्स किए हैं उसको वापस से पैक करो, उस जगह को वापस पहले जैसी कंडीशन का रिस्टोर करो। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली कभी हो कि ऐसा होता है, तो ये चीज़ें देखने को ही नहीं मिलती हमें। उसका जो वर्कर्स है जो अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं बहुत सारी डेंजरस कंडीशन फेस करनी पड़ती हैं, जैसे फ्लडिंग हो गया, फायर हो गया, रूफ कोलैप्स हो जाना, ये साइट्स कोलैप्स हो जाना, गैसेस के एमिशन होते हैं, वेंटिलेशन फेलियर हो जाना, ऐसी बहुत सारी रिस्क का सामना उनको करना पड़ता है। उसके बहुत सारे वर्कर ऐसे जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, ट्यूबरक्लोसिस और सिलिकोसिस जैसी उनको बीमारियां घेर लेती हैं। तो ये बहुत एक कंडीशन, हेल्थ कंडीशन बेकार उनकी होने लगती है। उसके बाद जो वर्कर है जो ओवरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं उनको बहुत सन में भी काम करना पड़ेगा, रेन में भी काम करना पड़ेगा, मतलब एकदम चटक धूप में भी बेचारे काम कर रहे हैं, जब बरसात हो रही जब भी काम कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी उनको फेस इंजरीज हो जाती है माइंड ब्लास्टिंग की वजह से, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं। और जो रेट है माइनिंग एक्सीडेंट के इंडिया में बाकी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो इससे समझ में आता है हमको कि भाई कंडीशन कैसी है। इसके बाद अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में बोले तो जो वर्कर है वो माइग्रेंट्स हैं। जैसे जो फिशिंग प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं कोस्ट लाइन में, वहाँ पर मेनली जो है वो सिंगल यंग वुमेन को काम में लगाया जाता है जो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला से हैं। 10 to 12 जो रहती हैं एक ही कमरे में छोटे से में पूरा अपना घर बसाती हैं। उसके बाद ये भी देखने को मिलता है जब एक किसी का शिफ्ट जाता है तो दूसरा दिन वहाँ के रहना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर ऐसी इनकी पूरी सिचुएशन वहाँ पर चल रही है। यंग वुमेन को माना जाता है कि सबमिसिव वर्कर है, मतलब पूरी डेडिकेशन से काम करेंगी, कहना मानेंगी, जैसा बोला जाएगा उस हिसाब से काम करेंगी, इसलिए इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है।
और ऐसे बहुत सारे मैन हैं जो भी उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जो सिंगल आते हैं बिल्कुल, या फिर अनमेरिड होते हैं, या फिर अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर काम करने के लिए जाते हैं, फैमिली विलेज में रह रही होती है। अगर 1992 की अगर हम बात करते हैं, टोटल 85% ऐसे थे जो 2 लाख ओरिया माइग्रेंट थे जो सूरत में आए थे, वो सिंगल थे। मतलब ये हमें एक अलग सा फैक्ट देखने को मिलता है, इसको याद रखिएगा। उसका सिंपल सी बात यह है, जो माइग्रेंट है इनको ना सोशलाइज होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। बहुत कम इनके पास समय होता है, बहुत कम इनके पास पैसा होता है, जितना समय पैसा होता है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग कहाँ खर्च कर पाएंगे, अपने जो इनके माइग्रेंट वर्कर इनके साथ ही लोग हैं उन्हीं के साथ, क्योंकि बाकी इनका टाइम ही नहीं होता है। तो ये आता है। उसके बाद इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पर जॉइंट फैमिली का हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलता ही रहता है। वहाँ पर ये जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में जो वर्क आ रहा है आजकल, इसने पूरी चीज़ें ही चेंज कर ली हैं। अब ये लोगों को लोनलीनेस और वल्नरेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। ओवरऑल मतलब लोगों की पूरी सिचुएशन बेकार हो गई है, लोग अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा सिचुएशन आ गई, पूरी नेगेटिव साइड का ओवरऑल बात यहाँ पर हुई है। उसके बाद सिंपल सी आती है कि चलो नेगेटिव साइड की बात अगर छोड़े, उसके बाद भी जो यंग वेमेन है यहाँ पर काम करने आती है, उनमें से बहुत सारी वेमेन का कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारी इंडिपेंडेंस रिप्रेजेंट करता है और एक इकोनॉमिक ऑटोनॉमी रिप्रेजेंट करता है। मतलब इनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइड इसको आप बोल सकते हो। उसके देख हमारे सामने छोटा सा बॉक्स आता है, आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। यहाँ यही दिया हुआ है कि जो माइन में वर्क करने वाले लोग हैं, 54 माइनर्स की बात करी गई है कि उनको एक ब्लास्ट का सामना करना पड़ा, जहाँ से जो गैस के एक्यूमुलेशन के कारण हो गया था। उसका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि उसके वजह से उनको जो प्रॉब्लम हुई, लोगों से बोला गया कि उनको बचाओ, लेकिन ऑक्सीजन मास्क नहीं थे बचाने के लिए कि इतने डीप में हम कैसे जाएंगे। ओवरऑल पूरे कंडीशन की बात करी गई है कि इन लोगों की कंडीशन बिल्कुल अच्छे से नहीं होती है। यहाँ पर पूरा ये आता है। फिर इनके जो फैमिली मेम्बर है, यूनियन लीडर हैं, उन्हें बोला कि बीसीसीएल मैनेजमेंट को इसका ब्लेम डाला है पूरा, ऐसा ओवरऑल इसमें दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट इससे हमें ये समझ में आता है कि यार इन लोगों को जो अरेंजमेंट के लिए बोला जाता है कि जब भी आप माइनिंग का काम कर रहे हो तो कैसे आपको अरेंजमेंट करने, इन लोग कभी नहीं करते। कोई सेफ्टी मेजर पर इन लोग ध्यान नहीं देते, उनके पास कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं है अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो। ओवरऑल इस बॉक्स को एक बार छोटा सा रीड कर सकते हैं, इसमें सिंपल सा इतना आता है। तो कुछ चीज़ें से हमको पता चलती हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है 5.6 होम बेस्ड वर्क। तो भाई आपको टॉपिक से समझ में आ गया, होम बेस्ड वर्क मतलब जो घर से काम होता है, हमारे इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इकोनॉमी का। ओवरऑल अगर हम बात करें इंक्लूड क्या करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड करता है, लेस की, जरी की, ब्रोकेड हो गया, कारपेट्स हो गया, बिडीस हो गई, अगरबत्ती हो गई, और ऐसे बहुत सारे जो मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं ये हमारे यहाँ होते हैं। मेनली वर्क चिल्ड्रन और विमेन करती हैं, आपको पता ही होगा, हमने बहुत पहले भी ये पढ़ चुके हैं। उसका जो एजेंट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देते हैं और वही फिर बाद में फिनिश गुड इनके पास से ले भी जाते हैं। तो ओवरऑल ये हमको देखने को मिलता है। फिर जो ये होम वर्कर्स होते हैं इनको पीस रेट बेसिस पर दिया जाता है, मतलब आप जिस हिसाब से पीसेस बनाओगे उस हिसाब से आपको पेमेंट करी जाएगी। ओवरऑल ऐसे इनकी पेमेंट हमको देखने को मिलती है। उसके बाद बुक में एक एग्जांपल दिया कि भाई बीड़ी इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ लेते हैं कैसा क्या होता है। तो जो बीड़ी इंडस्ट्री का प्रोसेस है ये चालू होता है फॉरेस्टेड विलेजेस से, जहाँ पर जो विलेजर होते हैं लोग तेंदू की लीफ कलेक्ट करते हैं और उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बेच देते हैं, या फिर एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बेच देते हैं, जो फिर वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बेच देता है। ओवरऑल एक एवरेज पर्सन की बात करें तो वो 100 बंडल कलेक्ट कर पाता है, एक बंडल में 50 लीव्स होती हैं, एक दिन में इतना ही कलेक्शन हो पाता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट होती है वो इन्हीं लीव्स का बीड़ी फैक्ट्री ओनर पर ऑक्शन करवा देती है। फिर ये जो फैक्ट्री वाले होते हैं कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर इसके बाद क्या करता है, टोबैको और ये लीव होम बेस्ड वर्करों को दे देता है। फिर वर्कर मोस्टली विमेन होती है, इनका काम क्या होता है, बीड़ी को रोल करना। जैसे सबसे पहले बीड़ी को थोड़ा सा लोग गीला करेंगे, उसको कट करते हैं, टोबैको से फिल करते हैं और फाइनली उसमें थ्रेड बांधकर टाई करके उसको बेच देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर यही बीड़ी लेता है, उनको मैन्युफैक्चरर्स को दे देता है। मैन्युफैक्चरर्स इनको रोस्ट करते हैं, उस पर अपना ब्रांड का लेबल लगाते हैं, फिर ये मैन्युफैक्चरर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं और फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को छोटे छोटे जो बीड़ी होलसेलर को दे देते हैं इन लोग। फिर होलसेलर क्या करते हैं, इसको जो छोटे मोटे हमारे नेबरिंग पान के शॉप होते हैं वहाँ पर इनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा ओवरऑल पूरा एक प्रोसीजर हमको देखने को मिलता है बीड़ी मेकिंग का। इसके बाद हमारे सामने एक बॉक्स आता है जहाँ पर बोला गया है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ बीड़ी वर्कर, मतलब बीड़ी वर्कर की थोड़े लाइफ करें बताया गया है। मधु एक 15 ईयर्स की स्कूल ड्रॉप आउट है। स्कूल ड्रॉप आउट इसलिए क्या था क्योंकि 12th में फेल हो गई थी। इनके फादर एक टेलर थे जिनकी डेथ लास्ट ईयर हुई है, उनको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम थी। इनकी जो अब मदर हैं और जो इनके बाकी के जो भाई बहन हैं, इन सबका फोर्स मतलब काम करना पड़ता है भाई ज़िंदगी जीने के लिए। जो एल्डर ब्रदर है जो 17 ईयर्स का है वो ग्रोसरी शॉप में काम करता है। फिर एक यंगर ब्रदर है जो 14 साल का है, वो एक चॉकलेट पैकेजिंग उसमें काम करता है। मधु अपनी मम्मी के साथ बीड़ी रोल करने का काम करती है। मधु बहुत कम उम्र में काम करना चालू कर दिया था क्योंकि भाई वो मजबूरी थी, लेकिन वो एंजॉय करती है क्योंकि उसका कहना है कि इसी के चक्कर में उनको अपनी मम्मी के बाजू में बैठने को मिलता है और बाकी जितनी विमेन काम करती है उनका चैट सुनने का मौका मिलता है। ये टोबैको फिल करती है, तेंदू लीव्स में उनको रोल करने का काम करती है। दिन भर का टाइम इसमें निकल जाता है और जो टाइम बाकी का बचता है वो हाउस होल्ड कोर्स में निकल जाता है। तो ओवर ये आता है। अगर हम बात करें इनको प्रॉब्लम क्या है, तो भाई इतनी देर ये सिटिंग का काम करती है तो इससे इनका पॉस्चर में प्रॉब्लम आ रही है, साथ साथ बैक एक होने लगा है।
और मधु चाहती है कि उनकी स्कूलिंग वापस से फिर से चालू हो जाए। तो ओवरऑल हमको थोड़ा सा लाइफ के बारे में इनका पता चलता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है 5.7 स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। इसको अब पूरा हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक में, तो बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं जो ट्रेड यूनियंस का पार्ट होते हैं, लेकिन कुछ समस्या ऐसी है जिससे ट्रेड यूनियंस को उभरना भी बाकी, जैसे रीजनलिज्म हो गया, कास्टिज्म हो गया। यहाँ पे दत्ता इसवालकर एक है मिल वर्कर है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि बॉम्बे मिल्स में कैसे कास्ट सिस्टम थोड़ा बहुत तो ओवरकम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इनने बोला है कि दे वुड सिट एंड च्यू पान विथ हिम। इन्हें एक एग्जांपल दिया विष्णु का कि जो माहर वर्कर है, मतलब एक ऐसी कास्ट का वर्कर है जो इतनी अपर लेवल में नहीं मानी जाती है, तो वहाँ के लोगों के साथ बैठेंगे और पान उसके साथ खाएंगे, लेकिन उसके हाथों से कभी पानी नहीं पिएंगे। उसको कभी उन्होंने बैडली ट्रीट नहीं किया, लेकिन कभी भी उसके घर नहीं जाएंगे। अगर वो कुछ खाना लाया तो कभी उसका खाना शेयर नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ सामने आती है। फिर इसका यहाँ पर बोला गया कि एक फनी थिंग मराठी वर्कर की ये आती है कि वो नॉर्थ इंडियन वर्कर को कभी कास्ट को जज नहीं कर पाते हैं, तो उनकी तरफ उनका अनटचेबिलिटी इतना सामने नहीं आता, पूरा नॉलेज नहीं रहता है लोगों को। तो ओवरऑल ये हमें मालूम चलता है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि बहुत बेकार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं छुआछूत अभी भी चलती है। और फिर अगर हम हार्श वर्किंग कंडीशन की बात करें जो वर्करों को फेस करनी पड़ती है, इसके चक्कर में वर्कर हमेशा एक स्ट्राइक पर जाते हैं, मतलब आवाज़ उठाते हैं। स्ट्राइक में क्या करते हैं, वो काम पर जाना बंद कर देंगे, उसका जो गेट्स है उनको शट कर देंगे, बाकी लोगों को काम जाने से मना करेंगे। ये ओवरऑल हमको देखने को मिलता है। लेकिन इस स्ट्राइक को कॉल करना एक खतरनाक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि भाई मैनेजर जो है क्या था, सब्सटीट्यूट लेबर लेकर आ जाए, पर चले आपको जॉब से ही निकाल दे, किसी और को जॉब में रख ले। तो ओवरऑल ये प्रॉब्लम आती है। अब वर्कर का सिंपल ही होता है, भाई स्ट्राइक कर तो लो आप, लेकिन अगर स्ट्राइक को आप लंबा खींचोगे तो वेजेस नहीं आएंगे आपके साथ। बिना पैसे के आजकल दुनिया चलती नहीं है। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी में आता है कि यार एक फेमस स्ट्राइक का हम डिस्कशन कर लेते हैं, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982, जो कि भाई ट्रेड यूनियन लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत के उसमें हुई थी, जिसने अफेक्ट किया था को टोटल नियरली 250,000 वर्कर एंड देयर फैमिलीज को। ये स्ट्राइक पूरे 2 साल तक चली थी। वर्कर जो थे उनको बेटर वेजेस चाहिए थे, साथ ही साथ उनका कहना था कि भाई उनको राइट मिलना चाहिए यूनियन फॉर्म करने का। अगर हम बात करते हैं बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की, इसके अनुसार ये था कि भाई एक यूनियन फॉर्म होने के लिए उसको अप्रूव्ड होना पड़ेगा, और अप्रूव्ड होने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब भी अप्रूव हो पाओगे जब आप स्ट्राइक का आइडिया गिव अप कर देते हो कि भाई मैं स्ट्राइक हम लोग नहीं करेंगे। तो ये हुआ था। उसके बाद कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था, जिसने मेनली काम किया था इस स्ट्राइक को पूरा हटाने के लिए, और ये मात्र एक अप्रूव्ड यूनियन थी, इसने पूरे स्ट्राइक को हटाने का काम किया था और वर्करों को जोड़कर ये पूरा हुआ। उसके जो गवर्नमेंट थी उसने बोल दिया था कि भाई हम बिल्कुल रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उन्हें वर्करों की डिमांड ही नहीं सुनी थी। फिर धीरे धीरे 2 साल बाद लोगों ने अपना वर्क करना वापस चालू कर दिया, क्योंकि भाई और कोई इनका चारा भी नहीं था। तो धीरे धीरे स्ट्राइक बेहाल हो गई थी पूरी तरीके से। उसका टोटल 1 लाख वर्कर ऐसे थे जिनकी जॉब उनसे छिन गई थी, उनको वापस अपने विलेज जाना पड़ रहा था, या फिर कैजुअल वर्क उनको करना पड़ा था, या फिर छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में चले गए थे। भिवंडी हो गया, मेलगांव हो गया, इच्छल करंजी हो गया, ऐसी जगह जाके पावरलूम सेक्टर में लोग काम कर रहे थे। तो स्ट्राइक का पूरा आता है। उसका जो मिल ओनर थे उन्हें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं किया था मशीनरी और मॉडर्नाइजेशन में, और आज ऐसा है सिंपल सा कि इन लोग भाई अपना जो मिल लैंड है उसको सेल कर रहा है रियल ईस्टेट डीलर्स को, ताकि ऊपर लग्जरी अपार्टमेंट्स बन सकें। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है भाई कि बॉम्बे का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, जो वर्कर डिसाइड करेंगे जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं, या फिर मिल ओनर और रीस्टेट एजेंट्स यहाँ पर बॉम्बे का फ्यूचर होल्ड करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये पूरा आता है। इसके बाद आखिरी का एक बॉक्स बचा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो गाइस अगर हम इसी बॉक्स की बात करते हैं तो सिंपल यहाँ कुछ लोगों के बारे में बताया गया कि उनका जो स्ट्राइक हुआ था उस पर उनके क्या ओपिनियन थे, उन्हें कैसे पार्ट लिया, बाकी उन्हें क्या क्या बोला है। इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद इसको पूरा पढ़ के देख लिया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दिया है। अभी आपको लाइन लाइन करके एक्सप्लेन करूँगा, फ्री का टाइम जाएगा और कोई बात नहीं। तो मेरी आपसे सिंपल सी रिक्वेस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लीजिए, आपको पूरा क्लियर आ जाएगा। बिल्कुल इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिंपल कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे क्या स्ट्राइक के बारे में लोगों का कहना था। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे ऊपर जयप्रकाश भिलारे का दिया हुआ है, ये एक एक्स मिल वर्कर हैं, फिर जनरल सेक्रेटरी है, ये महाराष्ट्र गिमी कमगर यूनियन के। इनका कहना है टेक्सटाइल वर्कर्स वर गेटिंग ओनली द बेसिक वेज एंड डीए। तो उनका कहना था सिंपल बेसिक वेज उनको मिल रहा था, कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं होता था। नो अदर अलाउंसेस, मतलब कोई अदर अलाउंसेस उनको प्रोवाइड नहीं हो रहे थे। वी वर गेटिंग ओनली 5 days कैजुअल लीव, अदर वर्कर्स इन अदर इंडस्ट्री हैड स्टार्टेड गेटिंग अलाउंसेस फॉर ट्रैवलिंग, हेल्थ बेनिफिट्स एक्सेट्रा। इनका कहना था हमें से 5 दिन का कैजुअल लीव मिलता था, जबकि अगर दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं वहाँ पर लोगों को ट्रैवलिंग और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। तो ऐसे ही पूरा इसमें ओवरऑल दिया हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, तो आप पूरा इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा ये आता है, उसी बॉक्स को कंटिन्यू मैंने दूसरी स्लाइड में किया है, आप इसको पूरा देख लीजिएगा, इतना ही आता है। फिर इसी के साथ यार हमारा वाला चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत करके सोशियोलॉजी की वीडियो बना रहे हैं यार, एक दिन में एक वीडियो बनाते हैं, एडिट करके सीधे डाल देते हैं, जिसमें आप लोग के बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, तो आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
बाकी मैं तो मिलता रहूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम टेंगुरिया, बाय बाय।